नमस्कार, जय हिंद। सीधे चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव सवाल की ओर। आपका पहला सवाल है, विद्युत आवेश क्या है? तो विद्युत आवेश पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्रों में बल का अनुभव करती है। यह दो प्रकार के हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण, जबकि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। एक एग्जाम्पल है कि रेशम के कपड़े से यदि हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले जाते हैं, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, मूल आवेश से क्या समझते हैं? तो मूल आवेश मतलब एक इकाई की बात करता है। वह इकाई प्रत्येक आवेशित वस्तु पर छोटी अथवा बड़ी उपस्थित आवेश सदैव एक आवेश की न्यूनतम मात्रा का पूर्ण गुणक होता है। यह जो न्यूनतम मात्रा है इसे हम लोग मूल आवेश कहते हैं। यह मूल आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर मौजूद आवेश के बराबर होता है, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट सवाल, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत क्या हैं? तो मित्रों, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था और बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अतः पूरे ब्रह्मांड का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। उदाहरण के लिए, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम पर आने के कारण कांच पर जितना धन आवेश आता है उतना ही ऋण आवेश रेशम के कपड़े पर उत्पन्न होता है। मतलब समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। यदि इनका योग देखा जाए तो इनका योग शून्य आता है। अतः इसके अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि युग्म के रूप में उत्पन्न करते हैं और साथ ही साथ युग्म के रूप में उदासीन भी करते हैं। अगला सवाल है, आवेशों का क्वांटमीकरण क्या है? हम लोगों ने मूल आवेश को देखा था और आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु का कुल आवेश विद्युत आवेश का हमेशा एक न्यूनतम इकाई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी वस्तु का जो कुल आवेश है वह उसके मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ n आपके पूर्ण संख्या के रूप में लिए जा सकते हैं। इसके कारण यदि वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धन आवेश होगा और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश होगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, विद्युत बल के लिए कूलॉम का नियम क्या है? तो कूलॉम का नियम दोस्तों दो आवेशों के बीच बल की बात करता है। कूलॉम का नियम कहता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधे समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ यह बल जो है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यदि दो आवेश Q1 और Q2 बिंदु आवेश हों और इनके बीच की दूरी r हो, यदि वे समान प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षणात्मक होगा, जबकि यदि विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षणात्मक होगा। और आप जानते हैं कि कूलॉम के नियम के अनुसार F समानुपाती होता है Q1 इंटू Q2 के, साथ ही साथ F व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। यदि दोनों को मिलाते हैं तो हमें सूत्र प्राप्त होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। आपका अगला सवाल है,
एक कूलॉम को परिभाषित करें। तो एक कूलॉम को परिभाषित करने के लिए निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान आवेश एक दूसरे पर यदि 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाते हैं तो प्रत्येक आवेश 1 कूलॉम कहलाता है। अभी हमने कूलॉम का सूत्र देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। यदि Q1 का मान 1 कूलॉम रहे, Q2 का मान भी 1 कूलॉम रहे और उनके बीच की दूरी 1 मीटर रहे, इसके साथ गुना करेंगे 9 × 10⁹ तो यह जो मान हमें मिलकर आएगा वह 9 × 10⁹ न्यूटन का आता है। अर्थात यदि 1 मीटर की दूरी पर रखे दो समान आवेश हों, समान परिमाण के आवेश हों और उनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगे तो प्रत्येक आवेश की मात्रा 1 कूलॉम कहलाती है। नेक्स्ट सवाल, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से क्या समझते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम है। यदि Q आवेश पर F बल लगे तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल F/Q होगा और यह जो F/Q है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करता है और यह सूत्र आपका E = F/Q0 लिखा होता है, जहाँ Q0 आपका धन परीक्षण आवेश होता है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। आपका अगला सवाल है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करें। यह तो दोस्तों एक व्यंजक है। यदि कोई आवेश कहीं पर +Q रखा है, इससे r दूरी पर अपना धन परीक्षण आवेश +Q0 रखा मान लेते हैं, तो इस पर जो लगने वाला बल F होगा वह F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q0/r² होगा और विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए E = F/Q0 करते हैं। यदि Q0 करते हैं तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में Q × Q0/r² में यदि Q0 से भाग देते हैं तो ये कटने के बाद आपका जो बच जाता है वह आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² बच जाता है। अब इस सूत्र से हमें कुछ बातें और क्लियर होती है कि विद्युत क्षेत्र E जो है उसका सूत्र आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², मतलब E समानुपाती Q है। मतलब Q की मात्रा बढ़ने पर, आवेश की मात्रा बढ़ने पर, आवेश का परिमाण अधिक होने पर विद्युत क्षेत्र का मान भी अधिक होगा। साथ ही साथ E व्युत्क्रमानुपाती r² है। इसका मतलब है कि यदि दूरी बढ़ती है, आवेश से बिंदु की दूरी अधिक होगी तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कम होगा। समरूप विद्युत क्षेत्र क्या है? इसमें रखे गए आवेश पर विद्युत बल बताएं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा सभी बिंदुओं पर समान होती है, यानी यह नहीं बदलती है। इसके कारण लगने वाला बल का परिमाण और दिशा दोनों स्थिर रहता है। समरूप विद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं से दर्शाते हैं और ये समांतर रेखाएं बताती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान एवं दिशा दोनों समान है। आपका अगला सवाल है, विद्युत बल रेखाएं क्या है? इसके गुणों को लिखें। तो विद्युत बल रेखाएं अथवा विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है, वक्र रेखा होती है, जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण को दर्शाता है। यह किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके गुण निम्नलिखित हो सकते हैं।
पहला, ये वास्तविक न होकर काल्पनिक चित्रण है, लेकिन यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। दूसरा, यह रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। यह चालक के सतह, आवेशी चालक के सतह के लंबवत निकलती है अथवा प्रवेश करती है। ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं आवेशों के पास सघन होती है, अथवा जहां विद्युतीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां पर ये सघन होती है, और जहां विद्युतीय क्षेत्र दुर्बल होता है वहां पर ये विरल होती है। साथ ही साथ एक ही दिशा में जाने वाली विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि विपरीत दिशा में जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, और यह खुले वक्र के रूप में होती है। इसे हम चित्र से इस प्रकार समझ सकते हैं। यदि दो आवेश की कल्पना किया जाए कि एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, ये धन आवेश और ऋण आवेश में जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर पहुंचती है। और हम यह भी देखते हैं कि आवेशों के पास ये रेखाएं सघन होती है। इसका मतलब आवेश के पास जो विद्युत क्षेत्र होगा वह काफ़ी प्रबल होगा। अन्य स्थानों पर ये विरल होती है। विरल होने के कारण से ये बताती हैं कि अन्य स्थानों पर विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा, जबकि आवेश के करीब इसकी सघनता अधिक होने के कारण आवेश का प्रभाव अधिक होगा और आवेश के पास विद्युत क्षेत्र काफ़ी प्रबल होगा। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो दो विद्युत बल रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती होती तो कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींचे जाते, और ये एक से अधिक स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाओं को बताती, जबकि किसी बिंदु पर परिणामी विद्युतीय क्षेत्र केवल एक ही दिशा में होती है। अतः दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती है। यहाँ चुंबकीय के स्थान पर विद्युतीय क्षेत्र होने चाहिए। आपका अगला सवाल है कि समविभव तल क्या है? समविभव तल नाम से ही जैसा क्लियर है कि समविभव तल एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। इसमें आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, और विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा इस तल के लंबवत होती है। यहाँ पर ये तीनों बातें आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछे गए हैं कि समविभव तल किसे कहते हैं, अथवा ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, अथवा समविभव तल पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितने कोण पर होती है। तो यह हमेशा ही समविभव तल पर लंबवत होती है, 90 डिग्री कोण पर होती है। आपके अगले सवाल हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा से क्या समझते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा दो आवेशित कणों के बीच की स्थितिज ऊर्जा की माप है। जब दो आवेश परस्पर निकट अथवा दूर लाकर कोई निकाय बनाया जाता है, चाहे वह समान प्रकृति के आवेश हों चाहे वह विपरीत प्रकृति के आवेश हों, यदि इन्हें परस्पर निकट अथवा दूर लाकर एक निकाय बनाया जाता है तो उस निकाय को बनाने में जितना कार्य किया जाता है अथवा जितना कार्य प्राप्त होता है उसकी मात्रा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका SI मात्रक जूल है। आपका अगला सवाल है, विद्युतीय फ्लक्स से क्या समझते हैं? तो विद्युतीय फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई बराबर E.A और EA cos थीटा। फाई बराबर E.A अथवा EA cos थीटा। धनात्मक फ्लक्स हम लोग तब कहेंगे जब किसी पृष्ठ से रेखाएं बाहर निकल रही हो, अर्थात थीटा का मान यहाँ पर 0 डिग्री होगा। और ऋणात्मक फ्लक्स तब कहेंगे जब पृष्ठ में रेखाएं प्रवेश कर रही हो
और यहाँ थीटा का मान 180 डिग्री होगा। साथ ही साथ यदि पृष्ठ के लंबवत जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो उस स्थिति में कॉस थीटा का मान 0 होगा और विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अर्थात जब विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत हो तो विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होगा। आपका अगला सवाल है, गाउस प्रमेय को लिखें। तो यह गाउस प्रमेय विद्युतीय फ्लक्स की बात करता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश हों तो इनसे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स का मान है वह फाई बराबर Q इंटू 1/ε0 अथवा फाई बराबर Q/ε0 होगा। आपका अगला सवाल है, गॉसीय पृष्ठ से क्या समझते हैं। तो गॉसीय पृष्ठ एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होती है जिससे गाउस के नियम का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं। जब आवेश का वितरण सममित हो अथवा कोई सतह जो है वह आवेश को घेरती हो तो उस स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कूलॉम का नियम का यदि उपयोग करते हैं तो काफ़ी कठिन होता है। इसे सुलभ बनाने के लिए हम लोग गॉस नियम का उपयोग करते हैं और इस नियम में हमें मदद करने वाला जो पृष्ठ है वह एक काल्पनिक पृष्ठ वह गॉसीय पृष्ठ कहलाता है। पुनः वही सवाल, गॉसीय पृष्ठ क्या है। विद्युतीय ध्रुवन से क्या समझते हैं। तो विद्युतीय ध्रुवन का तात्पर्य किसी पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश के ऋणात्मक धन आवेश के केंद्र और ऋण आवेश के केंद्र का पृथक्करण से है। यदि कहीं पर प्लस और माइनस दोनों आवेश एक ही स्थान पर हों या उदासीनीकरण की अवस्था में हो और इसे हम किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनके प्रभाव केंद्र एक दूसरे से अलग होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ ध्रुवित हो चुका है और यह जो घटना है वह वैद्युत ध्रुवण कहलाता है। उस पदार्थ के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो बाहरी क्षेत्र का विरोध करता है। इस कारण विद्युत ध्रुवण होने पर विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता घटी हुई प्राप्त होती है। विद्युतीय द्विध्रुव से क्या समझते हैं। तो जब दो आवेश समान परिमाण के हों और विपरीत प्रकृति के हों, प्लस Q और माइनस Q, जब दो बराबर तथा विपरीत आवेश किसी निश्चित तथा अत्यल्प दूरी, वह अत्यल्प दूरी हम लोग 2L लेते हैं, अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश समान परिमाण के होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे, लेकिन द्विध्रुव का जो नेट आवेश होगा वह 0 होगा। द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो आपके आवेश थे प्लस Q और माइनस Q, इनके बीच की दूरी हम लोग 2L लेते हैं प्रायः, और द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, P बराबर Q इंटू 2L होता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चूँकि दोनों का परिमाण समान है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक कूलॉम मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है और इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आपका अगला सवाल है, किसी चालक की धारिता से क्या समझते हैं। तो जिस प्रकार किसी बर्तन की धारिता होती है जिसमें एक निश्चित मात्रा तक हम पानी भर पाते हैं, वो उस बर्तन की धारिता कहलाती है। उसी प्रकार चालक की भी धारिता होती है। जैसे हम लोग बर्तन में जब जल भरते हैं तो जल भरते ही उसका पानी का लेवल बढ़ता जाता है,
हम कह सकते हैं कि विभव बढ़ता जाता है, उसी प्रकार चालक के अंदर भी होती है। किसी चालक की धारिता का तात्पर्य विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता से है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो आवेश दिए जाने के कारण उसके विभव में एक अनुपातिक वृद्धि होती है, अर्थात विभव में वृद्धि के लिए दिए गए आवेश की मात्रा को उस चालक की धारिता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र संरक्षी है या असंरक्षी? तो विद्युत क्षेत्र संरक्षी है। असंरक्षित होने के कारण यदि दो बिंदु के बीच आवेश को स्थानांतरित किया जाए तो यह कार्य पथ से स्वतंत्र होता है, अर्थात यदि बिंदु A और बिंदु B, A से B तक और B से वापस A तक यदि आवेश को लाया जाए, लाने में किया गया कुल कार्य शून्य होता है, अतः विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। आपका अगला सवाल है कि चालक की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? तो चालक की धारिता चालक के आकार और आकृति, उसके चारों ओर के माध्यम, पास में रखे गए अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार से हो सकते हैं। आकार और आकृति, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी। अलग अलग आकृति के चालक की धारिता भी अलग अलग होती है। उसके पास यदि परावैद्युत माध्यम रखा हुआ हो तो उससे धारिता उसकी बढ़ जाती है। अगर चालक के पास कोई अन्य चालक रखा हो तब भी उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि वे आवेश को अधिक प्रभावी ढंग से संचित करने में मदद करते हैं। विभव कम हो जाने के कारण उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। आपका अगला सवाल है संधारित्र क्या है? तो संधारित्र एक युक्ति है जो चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए, यह ध्यान देने की बात है कि चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए यदि उसकी धारिता बढ़ा दे तो वह युक्ति संधारित्र कहलाता है। अर्थात चालक की अपनी धारिता से अधिक आवेश संचित करने के साधन को संधारित्र कहते हैं। स्पष्ट है कि चालक का विभव कम करने पर उसकी धारिता में वृद्धि हो जाती है। C बराबर Q/V। यदि V के मान को हम कम करते हैं तो C का मान बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल है संधारित्रों के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम समूहन से क्या समझते हैं? तो दोस्तों, जब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है उसमें हर संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार जो अंतिम संधारित्र होते हैं उसको हम बहु संपर्कित रखते हैं अथवा दूसरे विभव पर रखा जाता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के प्लेटों पर आवेश का मान समान होता है, आवेश का परिमाण समान होता है। पहला पर यदि +Q है तो दूसरे पर -Q रहेगा, फिर आगे +Q, फिर आगे -Q। कहने का मतलब कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्र के प्लेटों पर समान परिमाण के आवेश उपस्थित होते हैं, जबकि उनकी धारिता अलग अलग होने के कारण विभव बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं तो समांतर क्रम संयोजन में प्लेटों के मध्य विभवांतर समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है, जबकि आवेश का यहाँ वितरण हो जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात यह है कि श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता घट जाती है, जबकि समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता बढ़ जाती है। श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, जबकि समांतर क्रम संयोजन का सूत्र R बराबर
R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। आपका अगला सवाल है, संधारित्रों के लिए व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु का आपने चित्र देखा होगा, जिसमें एक वर्ग की भुजा में 4 संधारित्र जुड़े होते हैं और विकर्ण में 5वां संधारित्र जुड़ा होता है। इसकी सहायता से अज्ञात धारिता को हम ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र, यदि व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो तो C1/C2 बराबर C3/C4 होता है, और ऐसी स्थिति में जो कि विकर्ण का जो संधारित्र है C5, उसमें कोई आवेश का संचय नहीं होता है, चूँकि इन दोनों बिंदुओं बिंदु B एवं बिंदु D, इन दोनों का विभव समान हो जाने के कारण इस रास्ते में, इस संधारित्र में कोई आवेश का संचय नहीं हो पाता है। यदि इन चारों में से 3 का मान हमें पता हो तो हम चौथे जो अज्ञात मान के संधारित्र हैं उनका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? अभी हमने पढ़ा था किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, और उन कारक में एक यह भी था कि यदि किसी चालक के पास दूसरा चालक रख दिया जाए तो पहले चालक का विभव घट जाता है। अब विभव घट जाने के कारण धारिता बढ़ जाती है। इसका मुख्य कार्य पहली प्लेट के विभव को कम करना है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ती है और अधिक आवेश का संचय कर पाता है। इसके लिए हम दूसरी प्लेट को भूसंपर्कित करते हैं, जिसके कारण उसकी धारिता में, संधारित्र की धारिता में वृद्धि हो जाती है। आपका अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा विद्युतीय विभव में संबंध स्थापित करें। तो यह एक व्यंजक के रूप में आता है, फिर भी इसके सूत्रों से हम लोग समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, जिसे हम कहते हैं विभव प्रवणता, के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। और यह काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, E बराबर -dV/dr। आपका अगला सवाल है, 1 फैराड धारिता से क्या समझते हैं? तो चूंकि आपका फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। यदि Q का मान 1 रहे, V का मान भी 1 रहे, अर्थात Q का मान 1 कूलॉम, V का मान 1 वोल्ट, यदि ऐसा होता है तो उस चालक की धारिता या संधारित्र की धारिता 1 फैराड कहलाती है। अर्थात जब किसी चालक या संधारित्र को 1 कूलॉम आवेश देने पर उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। आपका नेक्स्ट सवाल, संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का क्या कार्य है? तो प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर परावैद्युत में प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान घट जाता है। अब विद्युत क्षेत्र का मान घट जाने से प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो किसी संधारित्र के 2 प्लेटों के मध्य जब परावैद्युत माध्यम रखते हैं तो यहाँ प्रेरण होने के कारण से विभव में कमी होती है, और जब विभव में कमी होती है तो उस संधारित्र की धारिता में वृद्धि होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,